बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में, चाहे वह लॉन्ग टाइप के हों, शॉर्ट टाइप के, और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस क्लास में आप देखेंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एग्ज़ाम के आपको देखने को मिलेंगी। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सभी यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में केवल आपको उन्हीं क्वेश्चन को बताया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कि हाउ डिड शुड अ मैन रीड अ बुक अकॉर्डिंग टू बेकन। तो यह आप ही के यूनिट नंबर 5 से जो एसेज हैं आपके सिलेबस में, पहला एसे ऑफ स्टडीज़ ऐसे नाम करके है, तो उसी के राइटर हैं बेकन। तो उसी एसे से ये क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि बेकन के अनुसार मनुष्य को पुस्तक कैसी पढ़नी चाहिए, कैसी पुस्तक मनुष्य को पढ़नी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आंसर को कि बेकन ने कैसे पुस्तक पढ़ने का क्या तरीका बताया है। तो अकॉर्डिंग टू, तो आंसर की शुरुआत इस तरह से आप करेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के अनुसार बुक्स शुड बी रीड, बुक ऐसे पढ़नी चाहिए विद पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी भी उद्देश्य के लिए, साथ ही अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से उसको समझ दोनों के साथ पढ़ना चाहिए। यानी जब हम बुक पढ़ रहे हों तो हमें उसका उद्देश्य साथ ही उसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। और इसके बाद आता है ही सेज दैट, और वह यह भी कहते हैं कि सम बुक्स टू बी टेस्टेड और अदर टू बी स्वेलेड एंड सम ऑफ फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। ये कह रहे हैं कि सम बुक्स आर टेस्टेड, कुछ किताबें होती हैं, जिस तरह से ये खाना के साथ तुलना कर रहे हैं किताबों का, कि कुछ बुक्स होती हैं जो केवल चखी जाती हैं टेस्टेड, और अदर्स टू बी स्वेलेड, यानी कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम निगलते हैं, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम चबा कर निगल जाते हैं जैसे कि खाना को। तो इस तरह ये 3 तरीके होते हैं बुक को पढ़ने का। इसका मतलब क्या होता है ये बताते हैं बेकन की। इट मीन्स, इसका मतलब है कि बुक्स शुड बी रीड लाइटली, कि जो बुक्स होती है उन्हें, कुछ बुक्स ऐसी होती जिन्हें हम लाइटली यानी हल्के पढ़ते हैं, और सम पार्टली, और कुछ का कुछ ही भाग पढ़ते हैं, एंड कुछ ऐसी होती हैं अ फ्यू विथ डीप स्टडी, जिसका हम गहन अध्ययन करते हैं। और फिर आगे है कि बेकन्स बिलीव दैट, बेकन ऐसा विश्वास मानते हैं दैट रीडिंग मेक्स, रीडिंग जो होती है वह बनाती है अ मैन कंप्लीट, एक मैन को संपूर्ण बनाती है, पूरा बनाती है। और डिस्कशन जो होता है मेक्स हिम रेडी, डिस्कशन करना यानी बातचीत करने से एक मैन जो है वह रेडी बनता है। एंड राइटिंग, जो हम लिखते हैं, किसी चीज़ को राइट करते हैं, वह मेक्स हिम एग्जैक्ट मैन, लिखना व्यक्ति को जो है वह सटीक बनाता है। इसके बाद है कि देयरफॉर अ मैन मस्ट रीड बुक्स केयरफुली विथ जजमेंट एंड रिफ्लेक्शन, इसलिए बेकन कहते हैं कि एक आदमी को मस्ट रीड बुक जरूर से पढ़ना चाहिए, केयरफुली यानी सावधानी के साथ, साथ ही जजमेंट एंड रिफ्लेक्शन, ध्यान से पढ़ना चाहिए, साथ ही विचार के साथ, और नॉट ब्लाइंडली, ऐसा नहीं है कि हम पूरी बुक को पढ़े जा रहे हैं और उसका कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा। और वो कह रहे हैं कि ही शुड सेलेक्ट गुड बुक्स, और इसी के साथ ही बेकन्स कह रहे हैं कि हमें गुड, अच्छी किताबों को सेलेक्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए, दैट इनरिच हिज नॉलेज, जिससे कि हमारे नॉलेज यानी ज्ञान, विजडम यानी बुद्धि, मोरल सेंस यानी नैतिक मूल्य जो है, इन सभी का इनरिच यानी विकास हो। और दस बेकन टीच, और इस तरह से बेकन टीच बताते हैं दैट रीडिंग इज नॉट ओनली फॉर प्लीजर,
तो इस तरह से बेकन कह रहे हैं कि रीडिंग टीच, बुक को पढ़ने का केवल ये मतलब नहीं है कि हम प्लीजर यानी आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, बट फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हमारा जो आंतरिक विकास है, साथ ही इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है, इसके लिए भी बुक जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इस तरह से एक बार हिंदी में देखिए, जिससे कि आपको आंसर काफ़ी एग्ज़ाम तक याद रह सके और आज आप अच्छे से समझ सके। तो फ्रांसिस बेकन के अनुसार पुस्तकों को पढ़ने का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, साथ ही समझदारी से पढ़ना चाहिए। और वे कहते हैं कि पुस्तक केवल चखने के लिए, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाकर पचाने के लिए होती हैं। अर्थात कुछ पुस्तकों को हल्का पढ़ा जाता है, कुछ को आंशिक रूप से पढ़ा जाता है और कुछ को गहन अध्ययन किया जाता है। बेकन का मानना है कि पढ़ना मनुष्य को पूर्ण बनाता है और विवेचन उसे तात्पर्य बनाता है, लेखन उसे सटीक बनाता है। इससे व्यक्ति को पुस्तकें ध्यानपूर्वक, विचारपूर्वक और समझदारी से पढ़ना चाहिए, ताकि उसका ज्ञान, बुद्धि और चरित्र विकसित हो सके। तो ये सभी बेनिफिट्स बताए हैं, इम्पोर्टेंस बताए हैं बेकन्स ने स्टडी का। तो एक बार रिवीजन क्विक करते हुए चलते हैं, क्विक रिवीजन, कि सबसे पहले बेकन ने कहा कि हमें पुस्तकों को सावधानी से पढ़ना चाहिए, और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम जो है बुक्स को कितने प्रकार से पढ़ते हैं। तो कुछ चबाते हैं, कुछ निगलते हैं, कुछ डाइजेस्ट करते हैं यानी चबा कर पचाते हैं। तो ये इन्होंने कंपेरिजन किया है बुक्स को रीड करने का, यानी कुछ हल्का पढ़ते हैं, कुछ आंशिक रूप से और कुछ का गहन अध्ययन। तो पहली लाइन में इन्होंने ये बताई, और दूसरी लाइन में इन्होंने बताया है कि बेकन का मानना है कि पढ़ना जो है वह मनुष्य को पूर्ण बनाता है और साथ ही सटीक बनाता है। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक, विचारपूर्वक पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमारा जो है चरित्र, बुद्धि, इन सभी चीज़ों का विकास हो सके। तो इस तरह से हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस एस्से से, तो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ना कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर आप समझे रहेंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसी में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल यही क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका शॉर्ट स्टोरीज हैं आपके सिलेबस में, जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहली जो शॉर्ट स्टोरी आती है, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लास्ट लीव। द लास्ट लीव जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, पहली शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस में। तो इस कहानी का जो शीर्षक यानी जो टाइटल है, द लास्ट लीव, आपके चैप्टर का नाम ही है ना, द लास्ट लीव। तो द लास्ट लीव जो शीर्षक है, टाइटल है, इसको उचित ठहराइए। यानी अगर आप इस तरह से कोई स्टोरी लिखेंगे तो क्या यह उचित है? कुल मिलाकर आपको यही बताना है कि इसका टाइटल क्या उचित है, या अगर है तो फिर आप इसको बताइए कि किस तरह से यह उचित है। तो चलिए उत्तर को समझिए, बहुत ही इजी तरीके से आप आंसर समझ लेंगे। द टाइटल, जो टाइटल है द लास्ट लीव, जो लास्ट लीव द टाइटल है, जिसके राइटर है ओ हेनरी, इज़ अ वेरी सिंबॉलिक एंड मीनिंगफुल। ये जो टाइटल है, जो शीर्षक है द लास्ट लीव, जो कि लिखा गया है ओ हेनरी, इसके राइटर हैं, और यह जो टाइटल है बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक है, और साथ ही मीनिंगफुल यानी इसका अर्थ सार्थक है, इसका अर्थ निकलता है बहुत ही। तो आगे देखिए, द स्टोरी टेल्स, यह स्टोरी टेल्स बताती है अबाउट टू यंग आर्टिस्ट, दो यंग आर्टिस्ट के बारे में, जिनका नाम होता है सू एंड जॉन्सी, हु लाइव्स टुगेदर, जो कि साथ साथ रहती है। यह स्टोरी हमें दो ऐसी आर्टिस्ट के, कलाकार के बारे में बता रहा है। तो जॉन्सी जो होती है, पहली कैरेक्टर जो है, फॉल्स इल, जो कि बीमार पड़ जाती है विद निमोनिया से वह बीमार हो जाती है, एंड लॉसेस हर होप टू लाइफ, और वह जीवन जीने की जो एक आशा होती है, होप होती है, वह खो देती है जब वह निमोनिया से पीड़ित हो जाती है। शी बिलीव्स, और वह ऐसा मानती है, दैट व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स फ्रॉम द ईवी वॉइन आउटसाइड हर विंडो, वह ऐसा मानती है, मतलब जब वो अपनी विंडो से बाहर देखती है, आउटसाइड हर विंडो देखती है बाहर,
तो एक ईवी यानी बेल का पेड़ होता है जिस पर एक पत्ती लगी होती हुई, जिसका नाम, जो कि लास्ट लीव, तो एक पत्ती लगी होती है और वह ऐसा मानती है कि जिस दिन वह पत्ती गिरेगी उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह ऐसा मानती है जॉन्सी। तो शी विल डाई, जिस दिन वह आखिरी पत्ता गिरेगा बेल के पेड़ से उस दिन वह अपनी जीवन खो देगी। बट ओल्ड बेहरमैन, पर ट्विस्ट क्या होता है इस स्टोरी में कि जो ओल्ड बेहरमैन एक आर्टिस्ट होता है जो कि ओल्ड नेबर पेंट अ लीव, उसका एक पड़ोसी होता है जो कि बूढ़ा होता है। उसने क्या, पेंट्स अ लीव, एक पत्ती बनाई, ऑन दी वॉल, दीवार पर एक पत्ती बनाई, विच नेवर फॉल्स, जो कि कभी नहीं गिरी ना, क्योंकि वो दीवार पर पेंटेड लीव थी तो वो नहीं गिरी। दिस पेंटेड लीव, यह पत्ती जो पेंट किया था उसने, लीव गिव्स जॉन्सी होप, यही पत्ती जो है जॉन्सी को होप यानी आशा देती है, एंड करेज टू लाइव, और साहस, होप एंड करेज टू लाइफ, जीवन जीने की एक आशा और साहस देती है यह पेंटेड लीफ जो कि बेहरमैन के द्वारा बनाई गई थी। Thus the last leaf became a symbol of faith, life and sacrifice. इस तरह से जो लास्ट लीव है वो बन गया एक सिंबल, प्रतीक बन गया, फैथ यानी विश्वास का, लाइफ का, जीवन का, सैक्रिफाइस यानी बलिदान का। एज बेहरमैन डाइज सेविंग जॉन्सी, और जैसे कि बेहरमैन जो कि जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए वह खुद जो है अपना जीवन खो देता है, होता क्या है कि अंत में वो भी निमोनिया का शिकार हो जाता है। और इस तरह से देयरफॉर द टाइटल इज परफेक्टली जस्टिफाइड, इस तरह से जो टाइटल है इस स्टोरी का द लास्ट लीव, वह जो है परफेक्टली जस्टिफाइड यानी उचित है, सही है, बिकॉज द लास्ट लीव ब्रिंग्स लाइफ आउट ऑफ द डेथ, क्योंकि यह जो लास्ट लीव है वह लाती है लाइफ, एक नई जिंदगी। और तो इस तरह से आपने देखे अभी तक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एस्से और स्टोरी से थे। इसी तरह से आप क्लास को लास्ट तक देखिए, आपके बहुत ही ज़्यादा 80% प्लस सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस यानी यहीं से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कोई भी डाउट है या किसी दूसरे टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो एक बार फिर से कहानी को समझ लीजिए कि ओ हेनरी जो कहानी है द लास्ट लीव का शीर्षक अत्यंत प्रतीकात्मक यानी सिंबल, एक चिन्ह माना जाता है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा सार्थक है, अर्थ देने वाला। और कहानी में दो कलाकार सू और जॉन्सी हैं। जॉन्सी जो होती है वह निमोनिया से बीमार हो जाती है और जीने की आशा खो देती है। उसे लगता है कि जब आखिरी पत्ता बेल का गिर जाएगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसका पड़ोसी जो कि बेहरमैन होता है उसने दीवार पर एक कृत्रिम पत्ता बना दिया जो कि कभी गिरता ही नहीं। तो यह पत्ता जो है आशा, साहस और जीवन का प्रतीक बन जाता है। और बेहरमैन की कला, बलिदान जॉन्सी को नया जीवन देती है। इस प्रकार द लास्ट लीव शीर्षक पूरी तरह उचित है क्योंकि वह पत्ता जीवन और विश्वास का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके दूसरी शॉर्ट स्टोरी का ये क्वेश्चन है कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो आपका केवल यही क्वेश्चन कवर होगा, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसी के आसपास बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप इसको समझेंगे तो सभी आंसर दे लेंगे इस चैप्टर से। और जैसा कि हम लॉन्ग टाइप से आपको आंसर बता रहे हैं तो जो कि आपको 250-300 शब्दों के बीच में इसका उत्तर देना होता है। तो अगर आपको 10-15 नंबर तो इसी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा और समझना भी होगा। तो चंदू क्या होता है, मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का नाम है द बार्बरस यूनियन ट्रेड, यानी नाइयों का एक संघ बनता है इस स्टोरी में और उसका प्रमुख पात्र जो होता है चंदू होता है। तो आगे देखिए आप समझ जाएंगे। तो चंदू जो होता है इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, एक प्रमुख पात्र होता है इन दी स्टोरी का। और ही इज सिंपल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल यानी सरल है, इनोसेंट है, साथ ही इमोशनल पर्सन है, भावुक व्यक्ति है, हु रिप्रेजेंट द कॉमन मैन इन सोसाइटी, जो कि समाज में जो कॉमन लोग होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं
उनको प्रेजेंट करता है। चंदू कैरेक्टर, चंदू का जो पात्र है वह दिखाता है द स्ट्रगल बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। चंदू का कैरेक्टर हमें क्या दिखा रहा है? संघर्ष और सपना, इन दोनों के बीच की जो वास्तविकता होती है इसे दिखा रहा है चंदू का जो कैरेक्टर है। ही हैज़ बिग होप, चंदू के पास जो है बहुत बड़ी आशाएं होती है, होप होती है। बट लाइफ ऑफन डिसअपॉइंट हिम, लेकिन जिंदगी वह जो है उसे निराश कर देती है। डिस्पाइट फेलियर, लेकिन फेलियर के बाद ही, असफल होने के बाद भी चंदू जो है वह फिर से काइंड हॉनेस्ट, चंदू जो है हॉनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, साथ ही वह काइंड, दयालु, सिंसियर भी होता है। तो इस तरह से लाइफ में इतनी सारी निराशाओं के बाद भी चंदू जो है बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से, दयालुता के साथ अपने कार्य को करता है। ही इज़ रिफ्लेक्ट मिडिल क्लास वैल्यूज़ एंड इमोशंस, चंदू जो है रिफ्लेक्ट करता है, दिखाती है चंदू के जरिए से यह स्टोरी हमें किसके बारे में? जो गांव के मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं और उनकी जो इमोशंस हैं, इन सभी के बारे में यह स्टोरी हमें दिखा रही है। थ्रू चंदू के जरिए द राइटर पोर्ट्रेज हाउ एंड ऑर्डिनरी पर्सन फाइट, इस चंदू के जरिए जो राइटर है हमें दिखाना चाह रहा है कि जो साधारण लोग होते हैं, साधारण व्यक्ति होते हैं, फाइट अगेंस्ट, वह किस तरह से लड़ते हैं, अगेंस्ट यानी विरुद्ध में, पुअरिटी गरीबी, सोशल इनजस्टिस यानी समाज में जो भी अन्याय हो रहा है, एंड फैथ भाग्य से किस तरह से वह लड़ते हैं। एंड हिज सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमैनिटी, और उनकी जो सरलता है और उनकी ह्यूमैनिटी यानी मानवता जो है, मेक्स हिम अ रियलिस्टिक एंड टचिंग कैरेक्टर। तो इस तरह से जो उनकी सरलता और मानवतावादी विचार हैं जो कि इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक यानी वास्तविक और टचिंग यानी भावुक कैरेक्टर के रूप में चंदू को तो इस तरह से चंदू जो है यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। तो चंदू कहानी का एक प्रमुख पात्र है, वह एक सरल, भोला और भावुक व्यक्ति है, सरल भी है और भावुक भी है, और जो समाज के साधारण मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। समाज में जो भी साधारण लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले, उनका प्रतिनिधित्व, उनका साथ दे रहा है, और उसके जीवन में सपने और वास्तविकता के बीच संघर्ष दिखाई देता है। साथ ही वह आशावादी है, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से अक्सर निराश होता है। फिर भी वह जो है ईमानदारी, दयालु और सच्चा रहता है। लेखक ने चंदू के माध्यम से यह दिखाया है कि एक साधारण व्यक्ति कैसे गरीबी, अन्याय और भाग्य से लड़ता है। उसकी सादगी और मानवीय संवेदना उसे एक जीवंत और हृदय स्पर्शी चरित्र बनाती है। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने कभी तक चेक नहीं किया है तो जा के प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ बहुत ही इजी तरीके से आपके कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है। बहुत ही इजी तरीके से सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम की बहुत ही ईजी तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके यूनिट नंबर 2 से लिया गया है कि एक शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसके क्या तत्व होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसके क्या क्या प्रमुख तत्व होते हैं। तो हम लॉन्ग टाइप के आंसर के हिसाब से आपको आंसर लिखना बता रहे हैं, तो आप उस हिसाब से लॉन्ग शॉर्ट जैसा भी आए वर्ड लिमिट के साथ आंसर लिखिएगा। तो शॉर्ट स्टोरी जो होती है, शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ नरेटिव। शॉर्ट स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ यानी कम शब्दों में कही जाती है। दैट फोकसेस, जो कि मुख्य रूप से फोकस करती है, प्रकाश डालती है ऑन अ सिंगल इंसिडेंस, जिसमें कि एक कहानी का जो इवेंट घटना होती है और जो आइडिया होता है कहानी का, एक प्रमुख मैसेज होता है, उसी पर प्रकाश डालती है। द मेन एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी आर, जो एक कहानी के मुख्य तत्व होते हैं वह इस तरह से हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? ये कहानी का सबसे पहला एलिमेंट होता है। जैसे कि आप कोई निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं रूपरेखा।
रूपरेखा जो होता है उसी को कहा जाता है इंग्लिश में प्लॉट, यानी कथानक, कि क्या क्या कहानी में किस तरह से किस घटना के बाद कौन सी घटना हो रही है, और ऐसे एक एक घटना के साथ स्टोरी स्टार्ट होती है और अंत में खत्म हो जाती है, तो वही कहलाता है प्लॉट। तो प्लॉट अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे इसकी डिफिनेशन लिखेंगे ये देख लीजिए। तो प्लॉट क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और एक्शंस। प्लॉट जो है एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, जो भी स्टोरीज में एक्शंस होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन सभी का एक क्रम होता है। दैट फॉर्म्स द स्टोरी, और इन्हीं सभी इवेंट्स को मिलाकर ही एक स्टोरी जो है वह बनती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्लॉट का मतलब होता है कथानक, जो कि कहानी में जितनी भी घटनाएं हुई होती हैं उन सभी का एक क्रम होता है, और इन्हीं सभी क्रमों को अगर मिला दें तो प्लॉट तैयार हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट जो होता है एक शॉर्ट स्टोरी का। सबसे पहले तो हो जाता है प्लॉट, अब दूसरा जो होता है वो कैरेक्टर, यानी किन चीज़ों से मिलकर एक स्टोरी बनती है। तो कहानी में आपने देखा होगा कि कैरेक्टर्स होते हैं, यानी पात्र होते हैं जो कि एक्शन या डायलॉग्स बोलते हैं। तो कैरेक्टर्स का मतलब होता है द पीपल, जो लोग हैं, द पीपल जो लोग होते हैं, और जो बीइंग यानी एनिमल्स भी हो सकते हैं, द पीपल और बीइंग हु टेक पार्ट इन द स्टोरी, जो कि कहानी में भाग लेते हैं एक पात्र के रूप में। तो ये इस तरह से दो एलिमेंट्स हो गए शॉर्ट स्टोरी, ये दो चीज़ों से मिली है शॉर्ट स्टोरी। और तीसरा जो है एलिमेंट शॉर्ट स्टोरी का वो होता है द टाइम एंड प्लेस, सेटिंग में आता है टाइम एंड प्लेस्ड, यानी जो स्टोरी है वो किस जगह पर हो रही है और समय क्या है, दिन है रात है ना। तो द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपेंड, जहाँ पर स्टोरी घटित हो रही है या जहाँ पर स्टोरी बनी हुई है, वही होता है सेटिंग। तीसरा, अब इस तरह से तीन हो गए एलिमेंट। अब चौथा एलिमेंट जो होता है थीम। किसी भी शॉर्ट स्टोरी में एक थीम होता है, एक विषय होता है, किस विषय पर स्टोरी लिखी गई है वह जो है कैसे हम पहचानेंगे थीम को। जो सेंट्रल मैसेज निकलता है किसी भी स्टोरी का, मुख्य उद्देश्य जो मैसेज हमें मिलता है कि कहानी जो है वो समाज से संबंधित है, राजनीति से, धर्म से ना, अध्यात्म से, तो वही थीम होता है किसी भी स्टोरी का, यानी द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ द स्टोरी। किसी भी कहानी का जो मुख्य उद्देश्य और जो भी मैसेज संदेश होता है उसी को कहा जाता है थीम। तो इस तरह से 4 एलिमेंट हो गए शॉर्ट स्टोरी का। अब आता है पांचवा एलिमेंट का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू। ये सभी एक एक करके आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी एलिमेंट्स आते हैं, और 12 नंबर का आपका यूनिट नंबर होता है सेकंड। तो समझ लीजिए कि इन्हीं सभी को मिलाकर ही आपको 12 नंबर तो इन्हीं से मिलेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी पर्सपेक्टिव। जो नरेटर है, जो स्टोरी को लिख रहा है, वह फर्स्ट पर्सन के रूप में है, यानी वह खुद कहानी का एक पात्र है, वह सिर्फ कहानी को कह रहा है। तो इसका मतलब होता है दृष्टिकोण। तो द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड, यानी जिस दृष्टिकोण से कहानी कही जा रही है वही होता है पॉइंट ऑफ व्यू। 6 एलिमेंट जो होता है शॉर्ट स्टोरी का वो होता है कन्फ्लिक्ट, यानी स्ट्रगल। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है स्ट्रगल, यानी संघर्ष। द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस, जो फोर्सेस होती हैं, जैसे कोई भी मूवी ही देख रहे हैं आप, उसमें एक विलन की फोर्स होती है और साथ ही एक हीरो की होती है। तो उन दोनों के बीच में जो स्ट्रगल होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, वही जो है कन्फ्लिक्ट होता है, जो कि दैट क्रिएट इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि हम लोग और भी उस चीज़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ स्टोरी में अब आगे क्या होगा। तो क्लाइमेक्स और रिजोल्यूशन सबसे लास्ट एलिमेंट होता है शॉर्ट स्टोरी का, क्लाइमेक्स और रिजोल्यूशन, जिसका मतलब होता है कि कहानी अब ऐसे इस तरह से लास्ट में क्या होती है, ख़त्म हो जाती है और एंड हो जाता है कहानी का। इसी को कहा जाता है क्लाइमेक्स एंड रिजोल्यूशन। मतलब क्लाइमेक्स का मतलब होता है द टर्निंग पॉइंट, कहानी में अचानक से जो है वह परिवर्तन होता है, टर्निंग पॉइंट, एंड द एंड ऑफ स्टोरी, और अंत में कहानी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने जो जो एलिमेंट्स देखे उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए जिससे आपको याद हो जाए। तो शॉर्ट स्टोरी जैसा कि आपने देखा एक छोटी कहानी होती है जिसके एलिमेंट जो होते हैं प्लॉट, और फिर आते हैं कैरेक्टर्स,
फिर आती है सेटिंग, फिर आती है थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स एंड रिजोल्यूशन। तो इस तरह से ये कहानी के 7 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से इसको आप याद भी कर सकते हैं। पी, पहला पी से प्लॉट, सी से कैरेक्टर, पी सी याद कर लीजिए, फिर एस टी, पी सी एस टी, और सबसे लास्ट में जो है पी और फिर सी और सी। तो इस तरह से पी सी एस टी और फिर लास्ट में पी सी सी। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को याद रख सकते। अब एक बार इसको फिर से हिंदी में रिवाइज कर लेते हैं कि लघु कथा क्या होती है। एक छोटी यानी संक्षिप्त कहानी होती है जो किसी एक घटना या विचार पर केंद्रित होती है, यानी मुख्य रूप से उसमें किसी एक घटना का जिक्र होता है। और सबसे पहला जो होता है तत्व कहानी का वो होता है कथानक यानी प्लॉट, जिसमें कि घटनाओं का क्रम होता है। उसके बाद क्या होता है पात्र का मतलब होता है जो कहानी में कार्य करते हैं, कैरेक्टर्स। साथ ही पृष्ठभूमि का मतलब होता है समय और स्थान, कहाँ कहानी जो है वह घटित हो रही है। उसके बाद आता है विषय का मतलब होता है किस विषय पर कहानी लिखी गई है, उसका मुख्य संदेश क्या है, विचार क्या है। फिर आता है दृष्टिकोण, कहानी सुनाने का दृष्टिकोण। और फिर आता है क्लाइमेक्स, यानी जो विरोधी शक्तियों के बीच टकराव होता है। और सबसे लास्ट में आ जाता है चरम बिंदु और समाधान, यानी कहानी का मोड़ और अंत। तो इस तरह से एक अच्छी लघु कथा जो होती है वह संक्षिप्त होती है, प्रभावशाली, साथ ही एकता से भरपूर होती है। तो इस तरह से आप आंसर को इतने अच्छे से समझते हुए चलिए कि दोबारा आपको इसे रटना ना पड़े और क्लास के साथ ही साथ आप सारे आंसर को याद भी कर सकें। तो ध्यान से देखते हुए चलिए। आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट ऑन एडिशन एज एन एसेलिस्ट। जैसा कि आपके सिलेबस में जो एसेज हैं, तो एडिशन जो कि ये भी एक राइटर हैं, निबंधकार हैं, और इनके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है कि ये किस तरह से एक एसेलिस्ट है, निबंधकार हैं एक अच्छे। तो चलिए देखते हैं। तो जोसेफ एडिशन के बारे में, जो कि एक एसेलिस्ट है। जोसेफ एडिशन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेलिस्ट। जोसेफ एडिशन जो है वो थे एक बहुत ही ज़्यादा महान, सबसे महान इंग्लिश के एसेलिस्ट, निबंधकार ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के सबसे महान इंग्लिश के जो निबंधकार हैं वो है जोसेफ एडिशन। ही wrote many essays in The Spectator। इन दी स्पेक्टेटर नाम की एक पत्रिका है जिसमें कि जोसेफ एडिशन ने बहुत सारे निबंधों, एसेस को लिखा है। फिर आता है कि जो द स्पेक्टेटर नाम की इन्होंने पत्रिका लिखी है जिसमें कि बहुत सारे एसेज हैं विथ रिचर्ड स्टील जो है वह इनके इनके साथ ही उन्होंने भी इन एसेस को लिखा है। दोनों ने मिलकर द स्पेक्टेटर नाम की पत्रिका को पब्लिश किया है। तो एडिशंस एसेज आर नोन फॉर देयर मोरल टोन, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमर। जो एडिशन के एसेज हैं आर नोन, जाने जाते हैं फॉर मोरल टोन यानी नैतिक जो मूल्य हैं, और साथ ही सिंप्लिसिटी यानी सरलता, और साथ ही ह्यूमरस यानी बहुत ही ज़्यादा हास्यपूर्ण तरीके से इन्होंने एसेज को लिखा है सरलता के साथ, और उसमें जो है मोरल टोन है। और ही डिस्कस्ड एवरी डे लाइफ, जिसमें कि उन्होंने डिस्कस किया है, वर्णन किया है एवरी डे लाइफ यानी दैनिक जीवन के बारे में। एवरी डे मैनर्स, एवरी डे लाइफ मैनर्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इन अ ग्रेसफुल एंड रिफाइंड स्टाइल। इनकी जो लैंग्वेज है, हिज लैंग्वेज इज क्लियर, एलिगेंट बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है, एलिगेंट यानी अनोखी, साथ ही पोलाइट बहुत ही ज़्यादा विनम्र है। विच मेड हिम अ मॉडल ऑफ इंग्लिश प्रोज, जो कि इन्हीं सभी वजहों से ये जो है एक इंग्लिश के मॉडल यानी आदर्श इंग्लिश गद्य के राइटर माने जाते हैं। और एडिशन का जो एम था, गोल था,
टू इम्प्रूव सोसाइटी। इनकी राइटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में की प्रगति करना, बाय प्रमोटिंग वर्च्यू, डेंसी एंड गुड टेस्ट। His essays like Sir Roger de Coverley paper shows his talent for character portrayal and gentle satire। तो इस तरह से जोसेफ एडिसन जो थे वो 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध निबंधकार थे। उन्होंने रिचर्ड स्टील के साथ दी स्पेक्टेटर पत्रिका में अनेक निबंध लिखे और उनके निबंधों की विशेषता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा नैतिकता, सरलता, साथ ही विनोदपूर्ण शैली है ना। निबंध की विशेषताएं क्या है ये लिखिएगा, और किस लैंग्वेज में लिखा है और उसका उद्देश्य क्या है, साथ ही किस विषय पर लिखा है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो उन्होंने समाज के दैनिक जीवन आचरण और मानव स्वभाव पर सौम्य सुकृष्ट ढंग से लिखा है, और उनकी भाषा जो है स्पष्ट है, सुसंस्कृत और प्रभावशाली है। और एडिशन का उद्देश्य है कि समाज में सदाचार, मर्यादा और सुसंस्कृति को बढ़ावा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके सबसे लास्ट यूनिट से ये क्वेश्चन है कि नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक नोट लिखना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुति पर, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो जैसा कि ये जो यूनिट नंबर सबसे लास्ट यूनिट से लिया गया है, तो सबसे लास्ट यूनिट में आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो कंप्यूटर का ही एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में होता है पीपीटी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ डिजिटल टूल, या एक डिजिटल यानी तकनीकी उपकरण है जिसका यूज़ टू प्रेजेंट, जिसका यूज़ होता है दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आइडियाज़ विजुअली एंड अट्रैक्टिवली। यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि एक टूल है और इसका यूज़ किया जाता है किसी भी आइडिया को दिखाने के लिए वास्तविक रूप से और बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक तरीके से दिखाने के लिए किसी भी आइडिया को इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड, ये जो है यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा किसमें, एजुकेशन, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, जिसका शिक्षा में और बिजनेस यानी व्यापार और साथ ही कम्युनिकेशन यानी बातचीत के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। इट कंटेन्स स्लाइड्स, इसमें शामिल होता है कुछ स्लाइड्स होती हैं दैट इंक्लूड, जिसमें कि टेक्स्ट होता है, साथ ही मैसेजेस, टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट, वीडियोस एंड एनिमेशन। एक जो स्लाइड होती है उसमें टेक्स्ट होता है, कुछ इमेजेस होती हैं, जैसे कि ये भी एक स्लाइड है जिसमें आप आंसर को देख रहे हैं, तो इसमें टेक्स्ट आपको दिख रहा है ना, तो ये भी एक स्लाइड है जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा बनाया गया है। पीपीटी हेल्प द प्रेजेंटर। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि एक डिजिटल माध्यम है जिसके द्वारा विचारों को दृश्य और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और इसका प्रयोग जो है शिक्षा, व्यापार और संचार में व्यापक रूप से हो। इसमें जो है स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जिसमें कि पाठ और साथ ही चित्र, चार्ट, वीडियो, एनिमेशन जोड़े जा सकते हैं, और प्रस्तुति से विषय को संगठित, स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से जो है दिखाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह सरल, स्पष्ट डिजाइन और समय प्रबंधन का सही उपयोग होता है। सही उपयोग से प्रस्तुति ही किसी भी टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और पेशेवर बनाता। क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन अरबिंदो एज अ नेशनलिस्ट पोएट। ये यूनिट नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरबिंदो जो कि एक इंडियन पोइट हैं और इनका जो राष्ट्रवादी विचार है इसके बारे में एक कमेंट करना है, यानी राष्ट्रवादी कवि के रूप में श्री अरबिंदो पर एक टिप्पणी लिखना है कि ये किस तरह से एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं।
राष्ट्रवादी कवि का मतलब है कि देशभक्ति बहुत ही ज़्यादा है इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो देखते हैं आंसर को। श्री अरबिंदो वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट फिलोसफर एंड पोइट ऑफ इंडिया। तो श्री अरबिंदो जो थे वो एक ग्रेट यानी महान, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी विचार वाले, साथ ही फिलोसफर दार्शनिक एंड पोइट ऑफ इंडिया, साथ ही इंडिया के ये एक कवि भी थे। हिज पोइट्री, इनकी जो पोइट्री है रिफ्लेक्ट दिखाती है, इनकी पोइट्री में हमें क्या देखने को मिलता है, स्पिरिचुअलिज्म एंड पैट्रिज्म, अध्यात्म साथ ही देशभक्ति, इन दोनों विचारों को इनकी पोइट्री में हमें देखने को मिलता है। एंड इन हिज अर्ली पोयम, और इनकी जो अर्ली पोयम है यानी शुरुआत में इन्होंने जो पोयम्स लिखी हैं, ही इंस्पायर्ड पीपल, उसमें ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, पीपल टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड अवेकिंग ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने जो है लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड किया है, प्रेरणा दी है कि वह देश ही आज़ादी, साथ ही अवेकिंग यानी जागरूकता, इंडिया में जागरूकता और आज़ादी दोनों के लिए इंस्पायर किया है, लड़ने के लिए लोगों को, जिससे कि देश में आज़ादी आए और साथ ही समाज में जागरूकता आए। पोएम्स लाइक, इनकी जो पोएम्स हैं जैसे कि वंदे मातरम एंड द मदर, तो वंदे मातरम और द मदर, इनकी दो पोएम्स हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस, इन्हें याद कर लीजिए, वंदे मातरम साथ ही द मदर। और शोज हिज लव फॉर द नेशन, जो कि इनके प्रेम को दिखाती हैं, जो कि राष्ट्र के प्रति इनका प्रेम है, ये दो पोएम्स में हमें देखने को मिलता है। एंड लेटर, और बाद में हिज राइटिंग, इनकी जो लेखन कार्य है, बीकेम मोर स्पिरिचुअल एंड फिलोसफल। तो शुरुआती टाइम में तो इन्होंने जो नेशन लव के बारे में, जैसा कि दो इनकी पोएम्स आपने देखा, वंदे मातरम और दी मदर, इन पे लिखा, और आगे चल के इन्होंने जो पोएम्स लिखी वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और साथ ही फिलोसफल यानी अध्यात्म और दार्शनिकता, इन सब से जुड़ी थी, और जो कि फोकस यानी हमें दिखाती है डाइवन डेस्टिनी ऑफ मैन। अरबिंदो बिलीव दैट, अरबिंदो ऐसा मानते थे दैट इंडियाज़ फ्रीडम, जो इंडिया की आज़ादी है, वॉज अ पार्ट, वह एक पार्ट है, एक चरण है, ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, मानवता के आध्यात्मिक विकास का एक चरण है। हिज पोइटिक स्टाइल इज अमेजिस्टिक, आइडियलिस्टिक एंड फुल ऑफ डिवोशन टू द मदरलैंड, इनकी जो कविताओं की शैली है वह बहुत ही ज़्यादा, मैजेस्टिक का मतलब होता है गंभीर, आइडियलिस्टिक का मतलब होता है विचारवादी, एंड फुल ऑफ डिवोशन यानी भक्ति टू द मदरलैंड, देशभक्ति से परिपूर्ण होती है इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं की जो शैली है। इस तरह से श्री अरबिंदो जो है वह भारत के महान राष्ट्रवादी दार्शनिक कवि थे, और उनकी कविताओं में आध्यात्मिक और देशभक्ति दोनों का सुंदर समन्वय है। उनकी प्रारंभिक कविताओं में लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और जागृति के लिए प्रेरित करती हैं, और उनकी दो रचनाएं जैसे कि वंदे मातरम एंड और द मदर, ये मातृभूमि के प्रति उनके गहन प्रेम और समर्पण को दर्शाती हैं। बाद में जो है इन्हीं कविताओं को अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक हो गई। वे मानते थे भारत की स्वतंत्रता जो है वह मानवता के आध्यात्मिक विकास का एक चरण है, और उनकी शैली जो है गंभीर, आदर्शवादी और साथ ही प्रेरणादायी है। अब जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑनलाइन ब्लॉगिंग एंड इट्स टाइप्स। जो ऑनलाइन ब्लॉगिंग होता है, ऑनलाइन जो आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं, वह उसके बारे में लिखना है, क्या होता है और इसका मतलब क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ब्लॉगिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो एक तो होता है ब्लॉग, दूसरा होता है ब्लॉग। तो जो ब्लॉग होता है उसी के बारे में पढ़ना है, ऑनलाइन ब्लॉगिंग, ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक है। तो ऑनलाइन ब्लॉगिंग और इसके प्रकार को देखते हैं। तो ऑनलाइन ब्लॉगिंग मीन
writing and sharing ideas or information on the internet through a blog website। ऑनलाइन ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ लिखना या शेयर करना, किसी भी विचार को या कोई भी सूचना को इंटरनेट पर लिखना, किसी भी ब्लॉग या कोई वेबसाइट जैसे होती है उस पर ब्लॉग लिखे जाते हैं। तो वेबसाइट पर जो ब्लॉग लिखे जाते हैं जिसमें कि कोई आइडिया यानी कुछ विचार होते हैं, कुछ सूचनाएं होती हैं और ये सभी हम इंटरनेट के जरिए लिखते हैं, तो यही कहलाता है ऑनलाइन ब्लॉगिंग। एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन देखिए। ऑनलाइन ब्लॉगिंग मीन राइटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट थ्रू अ ब्लॉग वेबसाइट। इट अलाउज पीपल, ये लोगों को अलाउ करता है पीपल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ये स्वीकृति देता है लोगों को जिससे कि वह एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं अपने ओपिनियन, विचारों को, अपने नॉलेज, शेयर नॉलेज, अपने ज्ञान को, एंड प्रमोट प्रोडक्ट, साथ ही प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं। और अब देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं ब्लॉगिंग के। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के वो जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला जो होता है टाइप वो होता है पर्सनल ब्लॉगिंग। पर्सनल ब्लॉगिंग होता है जिसका मतलब है फॉर इंडिविजुअल थॉट एंड एक्सपीरियंस। तो पर्सनल ब्लॉगिंग में हम क्या करते हैं कि अपने जो भी विचार हैं, व्यक्तिगत विचार यानी हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे थॉट, हमारी सोच, जो एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, उन सभी चीज़ों को लिखते हैं वेबसाइट पर। और दूसरा क्या होता है कि प्रोफेशनल ब्लॉग यानी जो कि रिलेटेड टू अ कैरियर और बिजनेस। एक होता है पर्सनल, एक होता है प्रोफेशनल। पर्सनल जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, जबकि प्रोफेशनल जो है वह फॉर्मल होता है। तो प्रोफेशनल में हम लिखते हैं किसी भी कैरियर, जॉब, बिजनेस, इन सब से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखते हैं। और थर्ड नंबर पर जो आता है वो होता है एजुकेशनल ब्लॉग। एजुकेशनल ब्लॉग हम लिखते हैं टीचिंग और लर्निंग पर्पस, यानी किसी को पढ़ाने के लिए या कुछ सिखाने के लिए जो है एजुकेशनल ब्लॉग्स बनते हैं। तीसरा आ जाता है इस तरह से एजुकेशनल ब्लॉग। अब हम देखेंगे चौथा, जिसमें कि ट्रैवल, फूड, फैशन और साथ ही ट्रैवल, फूड एंड फैशन ब्लॉग, जिसमें कि लाइफ स्टाइल कंटेंट होते हैं ये सभी। और फिफ्थ नंबर पर जो ब्लॉग आता है वो न्यूज़ और टेक्निकल ब्लॉग फॉर अपडेट्स एंड इनोवेशंस। तो ये सभी होते हैं टाइप्स ब्लॉग के। ब्लॉगिंग हेल्प इन कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड अर्निंग थ्रू मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। जो ब्लॉगिंग होता है वह हेल्प करता है कम्युनिकेशन यानी बातचीत के लिए, किसी भी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, साथ ही अर्निंग, कुछ कमाने के लिए थ्रू इंटरनेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो इस तरह से ऑनलाइन ब्लॉगिंग का अर्थ है कि इंटरनेट पर विचार या अनुभव को शेयर करना, और इसे ब्लॉग वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। और इसमें व्यक्ति अपनी राय और ज्ञान और व्यवसाय का प्रचार प्रसार करता है। और इसके प्रमुख प्रकार जैसा कि आपने देखा, व्यक्तिगत ब्लॉग होता है यानी अपने अनुभव और विचारों पर आधारित, व्यवसायिक पर करियर या व्यापार, और साथ ही शैक्षिक पर एजुकेशन और ज्ञान शिक्षा से संबंधित। और चौथे नंबर पर आता है भोजन, यात्रा, फैशन जो कि जीवन शैली से जुड़ा होता है। और पांचवें नंबर पर आता है समाचार या तकनीकी ब्लॉग, मतलब नई जानकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि कमेंट ऑन एपीजे अब्दुल कलाम्स एसे पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। एपीजे अब्दुल कलाम के निबंध यानी पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पर एक टिप्पणी कीजिए। इसी के बारे में आपको लिखना है। ये आपका एक एस्से है, आपके सिलेबस में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एस्से भी आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो जो अब्दुल कलाम है, इनका एस्से अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो कोई क्वेश्चन आपके इस लेसन से नहीं छूटेगा, इस एस्से से। तो इन हिज एस्से, इस एस्से में जिसका नाम है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जिसके राइटर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन बताया है दैट टू पैट्रियटिज्म मीन
सच्ची देशभक्ति का क्या मतलब होता है, इस ऐसे में यही बताया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में। वो कहते हैं कि ट्रू पैट्रियटिज्म मीन, सच्ची देशभक्ति का मतलब है कि सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली। एक सच्ची देशभक्त वह है जो कि सेल्फलेसली यानी निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करे, विदाउट बीइंग डिवाइडेड बाय एनी, जिसमें कि बिना किसी, विदाउट बीइंग डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स और रिलीजन। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, और धर्म से बढ़कर जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करे तो वही सच्चा देशभक्त है। ही बिलीव्ड, और वह ये भी मानते हैं दैट इंडियाज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, हार्मोनी एंड हार्ड वर्क। ऐसा उन्हें लगता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कि इंडिया की जो ताकत है, उसकी जो मजबूती है, वह केवल एकता, हारमोनी यानी भाईचारे, और हार्ड वर्क यानी मेहनत, इन 3 चीज़ों से ही इस इंडिया को मजबूत किया जा सकता है, उसमें प्रगति की जा सकती है। एकता, भाईचारा और हार्ड वर्क। और कलाम अर्ज एवरी सिटीजन, कलाम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो सभी जो भी नागरिक हैं भारत के, उनसे कहते हैं राइज अबव कास्ट, क्रीड एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड वर्क टुगेदर फॉर नेशन डेवलपमेंट। तो अब्दुल कलाम जो है वह सभी से अर्ज यानी निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हम सभी नागरिकों को जो है कास्ट यानी जो हमारा जाति है, क्रीड यानी धर्म, कास्ट, क्रीड एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और जो राजनीति है, इन सब से बढ़कर, इन सभी को पीछे छोड़कर जो है हमें साथ में मिलकर राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। ही इम्फेसिस, और वह इस चीज़ पर भी जोर देते हैं दैट यूथ मस्ट यूज़, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसे यूज़ करना चाहिए, मतलब प्रयोग करना चाहिए, साइंस, विज्ञान, एजुकेशन, शिक्षा एंड मोरल वैल्यूज़, और जो भी हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं यानी नैतिक जो मूल्य हैं, उन सभी का अच्छे से उपयोग करना चाहिए फॉर बिल्डिंग अ बेटर नेशन, जिससे कि जो हम है एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। हिज ऐसे गिव्स अ मैसेज, इनका ऐसे जो है वह एक मैसेज देता है, मैसेज ऑफ पीस, शांति का, इंटीग्रिटी एंड नेशनल प्राइड। तो इस तरह से यह ऐसे हमें मैसेज देता है कि हमें शांति, एकता और साथ ही सच्चे देशभक्त के रूप में देश की सेवा करनी चाहिए। अब एक बार हिंदी में समझिए इस ऐसे को। अपने निबंध पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ है कि राजनीति और धर्म से ऊपर उठकर निस्वार्थ देश की सेवा करना, और उनका विश्वास है कि भारत की शक्ति जो है एकता, सद्भाव और परिश्रम में निहित है। वे नागरिकों से आग्रह करते हैं कि जाति, धर्म और राजनीति स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। और कलाम जी का संदेश युवाओं को शिक्षित, साथ ही विज्ञान और नैतिकता के बल पर जोर भारत को महान बनाता है, के बल पर भारत को महान बनाता है। और यह निबंध जो है शांति, एकता और सच्ची देशभक्ति का संदेश देता है। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि समराइज द लैमेंट। द लैमेंट एक शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस में, इसी की समरी को आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि द लैमेंट नामक जो स्टोरी है इसमें क्या सारांश क्या है इसका। तो द लैमेंट इज़ अ टचिंग शॉर्ट स्टोरी, ये बहुत ही ज़्यादा भावुक कहानी है, भावात्मक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, जो कि रिटन बाय एंटोन चेखव, जो कि एंटोन चेखव इसके राइटर हैं। और उन्होंने द लैमेंट यानी द लैमेंट का मतलब होता है ग्रीव, दुख, तो इसी के बारे में एंटोन चेखव ने एक स्टोरी लिखी, शॉर्ट स्टोरी लिखी। इट इज़ अबाउट अ पुअर कैब ड्राइवर नेम्ड आयोना पोटाव। आयोना पोटाव एक पुअर यानी गरीब कैब ड्राइवर होता है, इसी के बारे में यह शॉर्ट स्टोरी है। हु हैज़ रिसेंटली लॉस्ट हिज सन, जो कि अभी कुछ ही दिनों में अपने बेटे को खोया है। ही फील्स डीप पेन एंड लॉयनेस
जो कि बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है दुख, और साथ ही गहरे दुख और अकेलेपन को अनुभव कर रहा है। बट नो बडी, पर होता क्या है कि नो बडी, कोई भी ऐसा नहीं है जो लिसन हिज सॉरो, उसके दुख को सुने। ही ट्राइज टू टॉक टू पैसेंजर्स, वह कोशिश करता है बातचीत करने का, टॉक करने का पैसेंजर्स से, बट दे इग्नोर हिम, लेकिन वो सभी उसको इग्नोर कर रहे हैं। और एट द लास्ट, और लास्ट में क्या होता है, ही स्पीक टू हिज हॉर्स, और वह जो है अपने घोड़े से बात करता है, टेलिंग इट अबाउट हिज सन डेथ, और सारी बातें उसे बताता है अपने घोड़े से। कौन? अयोना, जो कि एक कैब ड्राइवर होता है। द स्टोरी सोज, यह स्टोरी हमें दिखाती है कि ह्यूमन इंडिफरेंस, मानव का जो भेदभाव है और जो उसकी इमोशंस है, इन सभी को किस तरह से इस स्टोरी में यही सभी चीज़ें दिखाया है ब्यूटीफुली एंटोन चेकोव ने, जो कि प्रेजेंट करता है, हमें दिखाती है कि हाउ अ मैन नीड्स सिंपैथी, किस तरह से एक जो आदमी होता है उसे सिंपैथी यानी दया की ज़रूरत है, एंड अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट वर्ड। तो द लेमेंट जो एक एंटोन चेकोव की एक कहानी, जो कि हृदय स्पर्शी लघु कथा है, जिसमें एक घोड़ा गाड़ी वाला चालक होता है जिसका नाम है आयोना पोटाओ की कहानी है, और वह अत्यंत दुख है उसे, और अकेलापन में जी रहा है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वह यात्रियों से अपने दुख के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन लोग उसे अनसुना कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, इससे आपके शॉर्ट भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से एक और क्लास हम लाएंगे जिसमें कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और उनको भी कवर करेंगे, और इस तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस ज़रूर से लिख दीजिए, जिससे बहुत ही जल्द आपके कंप्लीट सिलेबस जो है वह कवर कर लिया जाएगा, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से याद भी हो जाए, तब भी आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द लास्ट लीव। तो ये आपका सिलेबस में जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनसे ये स्टोरी है द लास्ट लीव, सबसे पहली स्टोरी है, और क्वेश्चन में ये है कि द लास्ट लीव कहानी जो है उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, यानी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। ओ हेनरी, द लास्ट लीव इज अ स्टोरी ऑफ होप। ओ हेनरी इस स्टोरी के राइटर हैं द लास्ट लीव के, और इज़ अ स्टोरी ऑफ होप, और यह कहानी जो है वह होप यानी आशा, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, एंड लव प्रेम, इन सभी के बारे में यह स्टोरी हमें बता रही है, जो कि ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। इट टेल हाउ एन ओल्ड आर्टिस्ट, ये हमें बताती है कि किस तरह से एक ओल्ड आर्टिस्ट कलाकार जिसका नाम होता है बेहरमैन सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ टू सेव जॉन्सी, किस तरह से अपनी लाइफ का बलिदान करता है जॉन्सी को बचाने के लिए। जॉन्सी जो होती है वो जॉन्सी अ यंग गर्ल, जो कि एक यंग गर्ल होती है जो कि सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जो कि निमोनिया से पीड़ित होती है। उसके बाद क्या आता है, द स्टोरी थीम इज दैट आर्ट एंड फेथ कैन गिव अ न्यू लाइफ। यह स्टोरी का थीम जो है, विषय जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ ये राइटर है और कहानी में किस चीज़ के बारे में बताया गया है और कौन से कैरेक्टर्स हैं, और उसके बाद फिर आपको थीम लिखना होता है कि कहानी का थीम क्या है। तो द स्टोरी थीम इज़ दैट आर्ट एंड फेथ कैन गिव अ न्यू लाइफ। तो ये स्टोरी हमें मुख्य रूप से यही बता रही है, इसका विषय यही है कि जो एक कला होती है आर्ट और फेथ यानी विश्वास, वो जो है कैन बचा सकती है एक नई जिंदगी, फिर से आर्ट और विश्वास जो होता है वह एक नई जिंदगी दे सकती है। तो यही इसका थीम है। उसके बाद आता है कि फिर प्लॉट लिखना होगा। प्लॉट क्या है इस स्टोरी का? प्लॉट का मतलब होता है कथानक और थीम का मतलब होता है विषय। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखना होता है। तो प्लॉट इज़ सिंपल बट डीपली इमोशनल। जो इस स्टोरी का प्लॉट है वह सिंपल है, कथानक बहुत ही सरल है, लेकिन जो यह जो है डीपली इमोशनल, बहुत ही भावुकता
पूर्ण कहानी है। और द लैंग्वेज इज़ ईजी, साथ ही इसकी लैंग्वेज है जो स्टोरी की, जिस लैंग्वेज में स्टोरी बताई गई है, बहुत ही ज़्यादा ईजी सरल है। एंड द एंडिंग सरप्राइजिंग, और इस स्टोरी की जो एंडिंग है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है एंड टचिंग। और अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हेनरी स्टाइल। और ओ हेनरी जो कि इसके राइटर हैं, उनकी जो स्टाइल है प्रोज राइटिंग की, स्टोरीज़ को राइट करने की, वह एक एग्जाम्पल है यह स्टोरी। तो द लास्ट लीफ जो है, द पेंटेड लीफ, जो कि बहरमैन एक लीफ बनाता है वॉल पर, बिकम ए सिंबल ऑफ होप एंड ह्यूमन, और वही लीफ जो है बनती है क्या, होप यानी आशा, ह्यूमन गुडनेस। ओवरऑल इट इज़ अ मास्टरपीस शोइंग द पावर ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यह जो लास्ट लीव होती है यह एक मास्टरपीस होती है जो कि दिखाती है पावर, शक्ति, प्रेम और पावर ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, बलिदान और प्रेम की शक्ति को दिखाती है यह जो लास्ट लीव होती है जिसे कि बहरमैन ने बनाया था। तो इस तरह से ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीव आशा और प्रेम, बलिदान की सुंदर अभिव्यक्ति है। और इसमें वृद्ध कलाकार जिसका नाम होता है बहरमैन अपने जीवन का बलिदान देकर बीमार लड़की जॉन्सी को बचाता है। कहानी का मुख्य विषय यही है कि कला और विश्वास जीवन को नया अर्थ दे सकता है। इसका कथानक सरल है लेकिन भावनात्मक है, साथ ही जो इसकी भाषा है सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। और कहानी का अंत जो है बहुत ही अप्रत्याशित और मार्मिक है, जो कि ओ हेनरी की शैली की विशेषताओं को बताता है। और चित्रित पत्ता जो है यह आशा और मानवीय संवेदना का प्रतीक बन जाता है। जो पत्ता होता है लास्ट लीव वही है आशा और मानवीय संवेदना का प्रतीक। तो इस तरह से यह कहानी बलिदान और प्रेम की शक्ति को सुंदरता से तो इस तरह से आपने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में जाकर यस ज़रूर से लिखिए, नहीं आ रहा है तो भी आप बताइए, और आगे हम और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और भी किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है या फिर आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द आपके लिए क्लास लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रोल ऑफ पेरियोडिकल एसे इन द इंग्लिश लिटरेचर। ये आपके अगले यूनिट का है, यूनिट नंबर 2 का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर में पत्रिकात्मक निबंधों की भूमिका क्या है। जो एसेज होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, उसी में से एक आता है पेरियोडिकल एसे, जिसका मतलब होता है पत्रिकात्मक। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या रोल है पेरियोडिकल एसे का और होता क्या है ये। तो पेरियोडिकल एसे प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन 18th century इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य में जो पेरियोडिकल एसे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। पेरियोडिकल एसे 18th century में यानी 18वीं शताब्दी में, और दे वर पब्लिश्ड इन मैगजीन्स। और ये सभी जो एसेज होते हैं, ये एसेज जो होते हैं पेरियोडिकल ये पब्लिश होते हैं मैगजीन्स में, लाइक दी टेलर। मैगजीन्स का नाम है जैसे कि द टाइटलर एंड द स्पेक्टेटर बाई राइटर्स सच एज एडिशन और स्टील जो हैं द स्पेक्टेटर के राइटर। और दीज एसेज, ये जो एसेज होते हैं सोसाइटी, मैनर्स, मोरल्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, इन सभी के विषय में है। और दे मेड लिटरेचर पॉपुलर अमॉन्ग कॉमन पीपल एंड इनकरेज्ड रीडिंग हैबिट्स। और ये एसेज जो होते हैं ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं, जो कि जो कॉमन लोग होते हैं, सामान्य लोग, उनको इनकरेज करते हैं, प्रेरित करते हैं जिससे कि वे जो पढ़ने की हैबिट है, आदत है, उसमें बहुत ही ज़्यादा उससे अपनाते हैं।
और पेरियोडिकल ऐसे आल्सो होप इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज स्टाइल। साथ ही जो पेरियोडिकल ऐसे है यह हेल्प करता है, मदद करता है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज स्टाइल, इंग्लिश गद्य की जो शैली है उसको और भी ज़्यादा विकसित करता है। मेकिंग इट क्लियर, इसको और भी ज़्यादा क्लियर, स्पष्ट बनाता है, सिंपल और एलिगेंट। दस दे बिकेम अ टूल फॉर सोशल रिफॉर्म एंड एजुकेशन। इस तरह से पेरियोडिकल ऐसे जो है एक टूल की तरह काम करता है सोशल रिफॉर्म एंड एजुकेशन में, सामाजिक जो भी मुद्दे हैं, साथ ही शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है पेरियोडिकल। तो इस तरह से पत्रिकात्मक निबंध जो होते हैं वह 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि दी टेटलर एंड दी स्पेक्टेटर जैसी पत्रिकाओं में एडिशन और स्टील जैसे निबंधकारों ने लिखा, और इन निबंधों में समाज, आचरण, नैतिकता और मानव स्वभाव पर विचार प्रस्तुत किए। इनमें साहित्य समान जनता तक पहुंचा और पढ़ने की आदत बढ़ी है, और साथ ही निबंधों ने अंग्रेजी गद्य साहित्य को सरल, सुसंगठित और सुंदर बनाने में सहायता की। इस प्रकार से ये निबंध जो है वह सामाजिक सुधार और शिक्षा के साधन बन गए। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन है कि प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ इंक्वायरी लेटर। ये भी आपके यूनिट सबसे लास्ट यूनिट का है, और जिसमें कि जो पूछताछ पत्र होता है, इंक्वायरी लेटर होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, यानी कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, यही कुछ समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इंक्वायरी लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। तो एन इंक्वायरी लेटर इज रिटन टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और डिटेल अबाउट समथिंग सच एज अ प्रोडक्ट, कोर्स और सर्विस। द प्रॉपर फॉर्मेट इंक्लूड्स, जो एक इंक्वायरी लेटर होता है यानी पूछताछ पत्र जो होता है वह लिखा जाता है टू आस्क, पूछे जाने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना, डिटेल यानी विवरण, अबाउट समथिंग, कुछ वो किसी भी बारे में हो सकता है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई, और कोर्स के बारे में, कोई सर्विस सेवा के बारे में। इन सभी चीज़ों को पूछने के लिए इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। और द प्रॉपर फॉर्मेट होता है इंक्लूड्स, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड होते हैं फॉर्मेट में। सबसे पहला जो आ जाता है वो सेंडर्स एड्रेस, यानी जो पत्र लिख रहा होता है उसका एड्रेस क्या है। सेकंड नंबर पर डेट लिखा जाता है, और थर्ड नंबर पर रिसीवर्स एड्रेस, यानी वो जिसको पत्र भेज रहा है, जो वो पत्र रिसीव करेगा, उसका एड्रेस। तो ये 3 हो गए। चौथे नंबर पर सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट, किस विषय क्या पूछना चाहता है उस विषय को लिखेगा। और सबसे लास्ट में उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेगा, यानी किसको लिख रहा है, सर, मैम ना। और 6 नंबर पर जो आता है वह है बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको एक्सप्लेन करेगा। मेंशन योर इंक्वायरी, जो भी आपकी इंक्वायरी है उसके बारे में लिखेगा, और बहुत ही क्लियरली एंड पोलाइटली, विनम्र रूप से और बहुत ही सरल भाषा में लिखेगा, स्पष्ट रूप से। और सबसे लास्ट में लिखेगा थैंकिंग यू एंड योर फेथफुली, अपना नाम लिखेगा और फिर थैंक्स करेगा। तो इस तरह से ये इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट होता है। 7 जो हेडिंग्स होती हैं इनको आप याद करिए। सबसे पहले 2 तो एड्रेस ही आपको लिखना होता है, और एड्रेस के बीच में आपको डेट लिखनी होती है। और उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर आपका जो मेन टॉपिक है, और सबसे लास्ट में आप लिख देंगे क्लोजिंग, जैसे कि थैंकिंग यू और योर फेथफुली, अपना नाम। तो इस तरह से अपना सिग्नेचर कर देंगे योर्स फेथफुली के नीचे। तो इस तरह से हो जाएगा, ये प्रॉपर फॉर्मेट है। और द लेटर लैंग्वेज, जो लेटर की लैंग्वेज होती है, शुड बी फॉर्मल यानी औपचारिक रूप से, साथ ही क्लियर, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट एंड रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। और इट शुड बी स्ट्रेट व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाई। और इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसी के बारे में लिखेंगे, और क्यों चाहिए ये भी।
तो इस तरह से जो पूछताछ यानी इंक्वायरी लेटर होता है वह किसी उत्पाद कोड सेवा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। और इसका सही प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है, कि सबसे पहले प्रेषक का पत्र यानी जो लिख रहा है उसका पता लिखा जाता है, फिर तारीख लिखी जाती है, फिर जो प्राप्तकर्ता होता है उसका पता लिखा जाता है, फिर विषय क्या विषय है, संबोधन डियर सर मैम, और मुख्य भाग जिसके बारे जो आपको पूछना है जो बात उसके बारे में, समापन में थैंकिंग यू वर्ड्स फॉर वैल्यू एंड सिग्नेचर। तो इस तरह से भाषा जो है वह औपचारिक और विनम्र स्पष्ट होनी चाहिए। और पत्र में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि जानकारी किस उद्देश्य से चाहिए। तो इस तरह से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि समराइज द बारबरस यूनियन ट्रेड। ये भी आपकी एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो समरी लिखनी है कि इस कहानी में हो क्या रहा है और इसका सारांश क्या है। तो कभी कभी आ जाता है कि आपको अपने शब्दों में भी लिखना होता है, तो अगर आप समझे रहेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन है आप आंसर लिख सकते हैं। और इसके पहले अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक किया है तो इसके पहले भी एक क्लास हुई थी जिसमें कि हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंग्लिश लिटरेचर के जो लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप सभी टाइप के क्वेश्चंस को उस क्लास में कवर किया है। तो इस तरह से आपकी 3 क्लासेस होंगी, पहली हो चुकी है जाके चेक करिए, लाइव क्लास हुई थी, और ये सेकेंड है और इसी के साथ एक क्लास और होगी। इस तरह से कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। 90+ क्वेश्चन जो हैं यहीं से आएंगे और इससे आगे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से ज़रूर से इन क्लासेस को देखिए, जो कि आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं है। तो आपको लिखना है द बारबरस यूनियन ट्रेड, जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है, इसका सारांश लिखना है। इस कहानी का क्या सारांश है, चलिए देखें आंसर को। तो द बारबरस ट्रेड यूनियन इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। द बारबरस ट्रेड यूनियन जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और रिटन बाय मुल्कराज आनंद, जो कि मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। और इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर बार्बर नेम्ड चंदू। और यह इट टेल्स यह स्टोरी हमें किसके बारे में बता रही है, एक पुअर बार्बर, एक गरीब नाई के बारे में जिसका नाम होता है चंदू। हु बिकम्स अवेयर ऑफ, जो कि अवेयर जागरूक होता है, बिकम्स अवेयर सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय जो भी हो रहे हैं उसके बारे में, एंड फाइट फॉर हिज डिग्निटी, और अपने भाग्य से और सामाजिक अन्याय से बहुत ही ज़्यादा वह अवेयर है। और चंदू इज़ काइंड एंड हार्ड वर्किंग, लेकिन चंदू जो होता है बहुत ही ज़्यादा काइंड दयालु होता है, साथ ही वह हार्ड वर्किंग यानी मेहनती भी होता है। बट सोसाइटी ट्रीट हिम एज अ लो एंड अनटचेबल ना। जो सोसाइटी होती है वह जबकि दयालु और हार्ड वर्किंग दोनों होता है, लेकिन जो सोसाइटी होती है वह उससे बहुत ही ज़्यादा वैसा ट्रीट करती है जैसे छुआछूत जो भी समाज में फैला हुआ है ना, नीची जाति वालों से जैसा बिहेवियर हो रहा है, तो उस हिसाब से लोग उससे ट्रीट करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से जो है व्हेन अदर इंसल्ट हिम, जो और लोग हैं बड़े लोग, बड़े कास्ट के लोग, वो उनकी इंसल्ट करते हैं। और ही डिसाइडेड टू स्टार्ट, तो इस तरह से चंदू स्टार्ट करता है एक बारबरस यूनियन ट्रेड, एक नाइयों का संघ स्थापित करता है, फॉर्म करता है, बनाता है। किस लिए बनाता है, टू डिमांड, यह मांग किया उसने इस संघ में रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, कि जो बड़े लोग उनकी इंसल्ट कर रहे हैं और साथ ही समानता का अधिकार पाने के लिए वह जो है यह यूनियन बनाता है। हिज यूनियन बिकम सक्सेसफुल, टीच अ लेसन टू द अपर क्लास पीपल, और इस तरह से वह जो यूनियन बनाता है यह सक्सेसफुल हुआ और यह हमें सिखाता है टीच अ लेसन, और साथ ही जो अपर क्लास के होते हैं, उच्च जाति के लोग, उन्हें एक लेसन यानी एक सबक सिखाता है। और द स्टोरी रिफ्लेक्ट, ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है आनंद कंसर्न, मुल्कराज आनंद जो है इस स्टोरी के राइटर, उनका जो कंसर्न है, उनकी जो चिंता है फॉर पुअर एंड ऑप्रेस्ड क्लास, जो समाज में पुअर गरीब लोग हैं और जो नीच जाति के हैं उनकी चिंता, उनकी जो भी स्थिति है उसके बारे में। एंड हिज मैसेज ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट,
और इस तरह से यह स्टोरी जो है वह मैसेज देती है कि सामाजिक समानता और साथ ही सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के बारे में। एक बार फिर से देखिए जिससे बहुत ही इजीली आपको याद हो जाए आंसर। तो बारबरस यूनियन ट्रेड जो कि मुल्क राज आनंद की एक प्रसिद्ध लघु कथा है। इसमें एक गरीब नाई चंदू की कहानी है जो कि सामाजिक अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाता है ना। चंदू जो है वह बहुत मेहनती और दयालु व्यक्ति है, पर समाज में उसे निम्न जाति का मानकर अपमान किया जाता है। अपमान से आहत होकर वह नाइयों की यूनियन संघ बनाता है ताकि उसे सम्मान और समानता मिल सके ना। और साथ ही वह यूनियन सफल भी हो जाती है और अमीर गरीब को आत्मसम्मान और एकता की शक्ति का सबक देती है। और कहानी में आनंद ने गरीबी, शोषित वर्ग की प्रति अपनी गहरी संवेदना और सामाजिक समानता का संदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनतारा सहल इन इंग्लिश लिटरेचर। यूनिट नंबर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटर्स, जो भारतीय लेखक हैं जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी हमने 2-3 राइटर्स को कवर किया जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आने वाले। और नयनतारा संगल, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखिए। तो अंग्रेजी साहित्य में नयनतारा संगल का योगदान क्या है, यही आपको आंसर लिखना है। तो नयनतारा संगल इज वन ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। जो नयनतारा संगल है वह एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, कह लीजिए प्रसिद्ध विख्यात भारतीय इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं नयनतारा सहल। शी इज़ नोन फॉर राइटिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इक्वेलिटी इन मॉडर्न इंडिया। ये जानी जाती हैं फॉर राइटिंग अबाउट, क्योंकि इन्होंने जो लिखे हैं उपन्यास वो किससे संबंधित है, पॉलिटिक यानी राजनीति से, सोसाइटी यानी समाज, एंड ह्यूमन आइडेंटिटी जो महिलाओं की पहचान है आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में। इन सभी टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट पर इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। पॉलिटिक्स, सोसाइटी, ह्यूमन इक्वेलिटी, जो कि इन मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया है इसमें इन लोगों की क्या हर नोवेल, इनकी जो नोवेल्स हैं लाइक रिच लाइक अस, स्ट्रॉम इन चंडीगढ़ एंड अ टाइम टू बी हैप्पी। तो अगर मान लीजिए कोई आता है कंट्रीब्यूशन आपको लिखने का, तो सबसे पहले आप राइटर का थोड़ा सा इंट्रो देंगे, फिर उसके बाद उन्होंने किस विषय पर लिखा है उस विषय को लिखेंगे, फिर उस विषय से संबंधित उनकी जो 2-3 फेमस वर्क्स हैं, नॉवेल्स हैं या जो भी एसेज, कुछ भी जो उन्होंने लिखा है, जैसे कि ये नॉवलिस्ट हैं तो इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं तो उनकी नॉवेल्स का नाम लिखेंगे, 2-3 याद कर लीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो नयनतारा संगल के जो पॉपुलर वर्क्स हैं वो हैं रिच लाइक अस, स्ट्रॉम इन चंडीगढ़ एंड अ टाइम टू बी हैप्पी। तो ये 3 हैं इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवेल्स। एक्सप्लोर्स थीम ऑफ फ्रीडम, पावर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। और जो थीम्स हैं इन तीनों की, वो फ्रीडम यानी आज़ादी के बारे में, पावर यानी शक्ति के बारे में, साथ ही ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव के जो संबंध हैं उसके बारे में। तो इस तरह से नयनतारा संगल राइटिंग कंबाइंस पॉलिटिक अवेयरनेस विथ इमोशनल सेंसिटिविटी। नयनतारा संगल जो लिखती हैं उसमें दोनों का कंबाइंस यानी दोनों को मिलाकर राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ इमोशनल यानी भावनात्मक जो उनकी संवेदनशीलता है उसके बारे में भी वह लिख रही हैं। दोनों को कंबाइन करके ही पोर्ट्रेस स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हु सिंक इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। और इनके जो भी नॉवेल्स हैं उनमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं,
मुख्य रूप से जो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, जो फीमेल महिलाएं पात्र हैं, हु सीक इंडिपेंडेंस, जो कि इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र और साथ ही सेल्फ एक्सप्रेशन आत्मसम्मान। महिलाएं जो है वह इंडिपेंडेंस के साथ साथ आत्मनिर्भर के साथ साथ सेल्फ एक्सप्रेशन आत्मसम्मानी भी हैं। हर कंट्रीब्यूशन लाइज इन शोइंग हर पर्सनल लाइफ एंड पॉलिटिकल। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो योगदान है वह हमें दिखाता है शोइंग पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ के साथ साथ जो पॉलिटिकल राजनीति है, डीपली कनेक्टेड इन इंडिया सोसाइटी। भारतीय समाज में जो व्यक्तिगत जीवन है और राजनीति दोनों किस प्रकार से गहरे रूप से जुड़ी हैं, ये सभी इनकी जो नॉवेल्स हैं वो हमें दिखाती हैं। तो इस तरह से नयनतारा सहल जो है वो भारत की एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकारों में से एक है। उन्होंने अपने उपन्यासों में राजनीति, समाज, महिलाओं की पहचान जैसे विषयों की प्रमुखता दी और उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ रिच लाइक अस, स्टॉर्म इन चंडीगढ़, अ टाइम टू बी हैप्पी, और उनकी रचनाओं में जो है वह स्वतंत्रता, शक्ति, मानवीय संवेदनाओं की गहरी पड़ताल मिलती है और साथ ही सहल की लेखनी में राजनीति, चेतना और भावनात्मक संवेदनशीलता का सुंदर समायोजन है। और उनके जो प्रमुख पात्र हैं इनके नॉवेल्स में विशेषकर महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी हैं और इनका योगदान इस बात में है कि उन्होंने दिखाया कि व्यक्तिगत और राजनीति आपस में गहराई से, व्यक्तिगत जीवन जो है राजनीति दोनों आपस में गहराई से जुड़े हैं। तो इस तरह से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं चेक किया है तो जाके सब्जेक्ट के जो भी आपके हैं उनकी प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कर लीजिए और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि है व्हाट इज़ नरेटिव टेक्निक। नरेटिव टेक्निक क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो ये आपका एक एलिमेंट है, जो स्टोरीज़ हैं उसका ये एक एलिमेंट है। जैसे कि यूनिट नंबर 2 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 2 में आपको इसी के बारे में पढ़ना है। ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ के एलिमेंट में आता है नरेटिव टेक्निक, ये क्या होता है। तो ये नरेटिव टेक्निक क्या होता है। नरेटिव टेक्निक मीन्स द मेथड और स्टाइल। इसका मतलब होता है मेथड, तरीका, स्टाइल, शैली यूज्ड बाय राइटर टू टेल अ स्टोरी। जो राइटर होता है, लेखक होता है, वह किस तरह से अपनी स्टोरी को कहता है, किस मेथड से, किस स्टाइल से, वही होता है नरेटिव टेक्निक। यानी किसी भी लेखक का कहानी कहने का जो तरीका है वही कहलाता है नरेटिव टेक्निक। इट इज़ इंक्लूडेड, इसमें शामिल होता है हाउ द इवेंट्स आर अरेंज्ड। जो स्टोरी के इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, वह किस तरह से राइटर उसे अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है। एंड हु टेल्स द स्टोरी, और कहानी को कौन कह रहा है। राइटर उस कहानी का खुद पात्र है या फिर कहानी किसके द्वारा कही जा रही है। एंड व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू इज यूज्ड, कॉमन टेक्निक्स आर। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इज यूज्ड, कॉमन टेक्निक्स आर। वो किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है स्टोरी में। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी फर्स्ट पर्सन नरेशन। जो फर्स्ट पर्सन है, द स्टोरी इज टोल्ड बाई। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि जो स्टोरी है, कहानी इज टोल्ड, कही जा रही है बाय वन ऑफ द कैरेक्टर्स, पहले कैरेक्टर के द्वारा, किसी एक कैरेक्टर के द्वारा। जिसका मतलब है कि कहानी में जो भी पात्र हैं उन्हीं में से कोई एक स्टोरी को कह रहा है। तो यही होता है पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन नरेशन। अब उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ व्यू में ही, पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद फर्स्ट पर्सन के बाद आता है थर्ड पर्सन नरेशन। थर्ड पर्सन में कौन होता है, द स्टोरी इज टोल्ड बाई एन
आउटसाइड ऑब्जर्वर। जो स्टोरी है वो कहता है कौन, जो कि स्टोरी का पात्र नहीं होता है और वो जो है कोई और होकर, जैसे कि इसमें यूज किया जाता है वर्ड का ही शी। स्ट्रीम ऑफ अन shows the character's thought directly। फ्लैशबैक में क्या होता है कि पार्ट्स इवेंट एंड डिस्क्राइब्ड एक्सप्लेन टू प्रेजेंट। किसी भी प्रेजेंट को दिखाने के लिए जो पिछली बातें दिखाई जाती हैं वो फ्लैशबैक होता है। और जो एक गुड नरेटिव टेक्निक मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। जो नरेटिव टेक्निक होता है, जैसे कभी कभी आप कोई सीरियल भी देख रहे हैं, कोई मूवी, तो उसमें देखते हैं कि फ्लैशबैक का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी पिछली चीज़ों को भी दिखाकर तब आगे आने वाली चीज़ों को समझाया जाता है। तो यही होता है फ्लैशबैक और यही आता है नरेटिव टेक्निक के अंतर्गत, जो कि बनाती है एक स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रियलिस्टिक एंड इमोशनली पावरफुल। तो इस तरह से नरेटिव टेक्निक का अर्थ होता है कि लेखक द्वारा कहानी सुनाने की विधि या शैली। किस विधि या शैली से लेखक जो है कहानी को सुना रहा है। इसमें यह शामिल होता है कि घटनाएं कैसे प्रस्तुत की गई है। तो इसमें यह शामिल होता है कि घटनाएं कैसे प्रस्तुत की गई हैं और कौन कहानी सुना रहा है और किस। तो इस तरह से नैरेटिव टेक्निक का अर्थ यही है कि कौन कहानी सुना रहा है और किस दृष्टिकोण से कहानी सुनाई जा रही है। जिसमें कि आपने देखा मुख्य तकनीक कौन कौन सी है कि प्रथम पुरुष शैली होती है, यानी फर्स्ट पर्सन किसी कहानी का पात्र द्वारा कहानी कही जा रही है। और तृतीय पुरुष वह होता है जो कहानी को बाहरी दृष्टिकोण से कही जाती है। और चेतना प्रवाह का मतलब होता है कि पात्र के मन के विचार सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं। फ्लैशबैक में बीती घटनाओं को वर्तमान से जोड़कर दिखाना। और एक अच्छी कथन शैली जो होती है वह रोचक, यथार्थपूर्ण और भावनात्मक बनाती है कहानी को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन एंड इट टाइप्स। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है चरित्र चित्रण, यानी जो भी कैरेक्टर हैं किसी स्टोरी में उनका जो कैरेक्टर यानी उनके बिहेवियर के बारे में बताना, उनके चरित्र का चित्रण करना, वही कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। और इसके जो भी प्रकार हैं सबको समझेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कैरेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ राइटर क्रिएट एंड डेवलप्स कैरेक्टर इन अ स्टोरी। कैरेक्टराइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि विच इज़ अ राइटर यूज, जो कि एक राइटर जो है उसमें क्या क्रिएट करता है, बनाता है और साथ ही डेवलप भी करता है किसी एक पात्र के कैरेक्टर को, किसी कैरेक्टर को। और एक स्टोरी में जो एक कैरेक्टर होता है उसके बिहेवियर को क्रिएट करता है, डेवलप करता है एक राइटर जो होता है, वही कहलाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैरेक्टराइजेशन। एंड इट शोज, यह दिखाती है कैरेक्टर्स थिंक, फील एंड एक्ट। और कैरेक्टराइजेशन हमें क्या दिखाता है कि किस तरह से वो जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, वह कैसे सोचता है, क्या सोचता है, क्या फील कर रहा है और क्या एक्ट, क्या कार्य कर रहा है। ये सभी चीज़ें हमें दिखाती हैं। अब देखते हैं, ये तो था, आपने समझा कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। अब समझिए इसके टाइप। देयर आर 2 मेन टाइप्स, इसके 2 प्रमुख टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, जिसमें द राइटर डायरेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स क्वालिटीज़। तो जो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है उसमें जो लेखक होता है वो डायरेक्टली वर्णन करता है जो पात्र होता है उसकी क्वालिटीज़ को। जैसे कि वो कहेगा कि ही वॉज ब्रेव, कि वह बहादुर है। लेकिन एक दूसरा जो आता है वो होता है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। तो इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में द राइटर रिवील, जो राइटर होता है वो रिवील करता है, दिखाता है कैरेक्टर थ्रू एक्शन, स्पीच एंड हिज बिहेवियर। तो इसमें राइटर ये नहीं कहता कि ही इज़ ब्रेव, हम केवल उसके किसी भी कैरेक्टर का एक्शंस देखते हैं, उसकी स्पीच, उसकी बिहेवियर को देखते हैं और हम खुद से ही ये जान लेते हैं कि हाँ वो विलन है, हीरो है, उसका कैरेक्टर कैसा है। तो ये होता है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, मतलब द राइटर
रिवील द कैरेक्टर थ्रू एक्शन, स्पीच एंड बिहेवियर। तो इस तरह से जो एक गुड कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण होता है, गुड कैरेक्टराइजेशन होता है, वह जो है मेक दी कैरेक्टर्स रियलिस्टिक एंड मेमोरेबल। जो एक अच्छा कैरेक्टराइजेशन यानी जो एक चरित्र चित्रण किया जाता है वह किसी भी कैरेक्टर पात्र को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक यानी वास्तविक बनाता है, साथ ही मेमोरेबल, वो कैरेक्टर हमें बहुत देर तक हमारे दिमाग में वो कैरेक्टर रहता है, हमें याद रहता है। और इट हेल्प्स रीडर, और यह जो रीडर होता है, पाठक होता है, वह कनेक्ट इमोशनली विद देम, और उस पात्र से इमोशनली भावनात्मक रूप से उसे जोड़ता है। एंड अंडरस्टैंड दी स्टोरी थीम एंड मैसेज, और इस तरह से हम किसी भी स्टोरी की थीम को, जो उसका विषय होता है, जो मैसेज होता है, उसको समझ पाते हैं। तो चरित्र चित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें लेखक कहानी के पात्रों को प्रगाढ़ता और विकसित करता है, और यह दिखाता है कि कैसे पात्र सोचता है, कैसे महसूस करता है और कैसे वह कार्य करता है। इनमें दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में राइटर जो होता है वो सीधे उसके बारे में बताता है, कैरेक्टर के बारे में, जबकि अप्रत्यक्ष में जो है वह पात्र के कर्म, वचन और व्यवहार से हमें पता चल। तो एक अच्छा चरित्र चित्रण कहानी को जीवंत, प्रभावशाली बनाता है तथा पाठक को पात्रों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस कराता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की व्हाई डिड नंबी स्टॉप, व्हाई डिड नंबी नंबी यानी नंबी जो होता है वह अंडर द बनियान ट्री, जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है, उसका एक प्रमुख कैरेक्टर होता है। और वह इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि नंबी ने कहानी कहना क्यों बंद कर दिया। तो नंबी जो है वह गांव में लोगों को कहानियां कहकर सुनाता था, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वह स्टॉप स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना क्यों बंद कर देता है। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो यह स्टोरी जो है वह इन आर के नारायण स्टोरी, आर के नारायण इसके राइटर हैं इस स्टोरी की, अंडर द बनियान ट्री। और इसका प्रमुख कैरेक्टर जो होता है नंबी, जो कि द ओल्ड स्टोरी टेलर, जो कि एक बहुत ही बूढ़ा स्टोरी टेलर, कहानीकार होता है, कहानी को कहता है। नंबी जो है नंबी सडनली स्टॉप्स टेलिंग स्टोरीज, नंबी जो है वह अचानक से स्टॉप बंद कर देता है कहानियों को कहना। He had been the voice of tradition and wisdom। तो नंबी जो होता है वह रीति रिवाज, गांव के जो है ट्रेडिशंस हैं, साथ ही विजडम इन द विलेज, जो गांव के लोग हैं वह उनकी कहानियों को सुनने में रुचि रखते हैं। बट व्हेन पीपल बिकेम मॉडर्न एंड मटेरियलिज्म दे स्टॉप्ड लिसन टू हिज टेल्स। लेकिन विलेज के जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जब वह आधुनिक यानी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, साथ ही मैटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवादी युग में, तो वो स्टॉप उसकी कहानियों को सुनना बंद कर देते हैं। नंबी जो होता है वह रियलाइज करता है, उसे महसूस होता है दैट हिज वर्ड्स नो लॉन्गर टच देयर हर्ट। तो इस तरह से नंबी है वो जो समझ जाता है कि जो लोगों का विश्वास है और जो उनकी कि लोगों के मन में जो आस्था और विश्वास है, कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन और फैथ, विश्वास है, हैव डाइड, वह अब नहीं है। एंड ही बिकेम साइलेंट, और इस तरह से वो जो है साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। हिज साइलेंस सिंबलाइजेस द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड कल्चर एंड वैल्यू इन द मॉडर्न टाइम्स। तो इस तरह से उसका कहानियों को कहना बंद कर देना, यह एक प्रतीक है जो हमें जो कि जो पुरानी संस्कृति है और जो वैल्यूज़ हैं वह जो है समाप्त हो जाते हैं मॉडर्न टाइम्स, यानी वर्तमान समय में किस तरह से जो पुराने कल्चर वैल्यूज़ हैं जो कि अब नहीं रहे। तो आर के नारायण की कहानी एक नंबी नामक वृद्ध कथाकार की है, जो अनेक वर्षों से गांव में कहानियां सुनाता था। लेकिन जब गांव के लोग आधुनिक और भौतिकवादी हो जाते हैं तो उसकी कहानियों में
रुचि नहीं लेते। नंबी समझ जाता है कि अब लोगों के मन में आस्था और कल्पना जो है वह समाप्त हो गई है और इसी कारण वह कहानियां कहना बंद कर देता है। उसका मौन जो है वह आधुनिक युग में पुरानी संस्कृति और मूल्यों के साथ ही समाप्त हो जाती है। बात है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन प्रोज। डिफाइन प्रोज, प्रोज जो होता है क्या है, गद्य की परिभाषा दीजिए। गद्य क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज नेचुरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट द rhythm और रैम फाउंड इन पोएट्री। ये एक शैली होती है, फॉर्म होता है राइटिंग यानी लिखने का, जिसमें कि नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सरल, विदाउट दी रैम जिसमें कि छंद, रैम और रैम जिसमें कि छंद और तुक्का नहीं पाया जाता है जैसे कि कविताओं में। तो यह एक प्रोज जो होता है वह सरल और वास्तविक फॉर्म होता है, तरीका होता है कि जिससे कि राइटर अपने विचारों को कहता है। तो प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज नेचुरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट द रैम और रैम इन फाउंड इन द पोएट्री। इट इज द ऑर्डिनरी यानी साधारण फॉर्म ऑफ राइटर, लिखने का ये सबसे सरल तरीका है, और स्पोकन लैंग्वेज, साथ ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसे पढ़ भी सकते हैं। एंड प्रोज इज यूज्ड इन नॉवेल्स। प्रोज जो होता है गद्य, वह यूज किया जाता है नॉवेल्स, उपन्यासों में, एसेज, निबंध में, शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियाँ, लेटर्स का पत्रों में, और आर्टिकल्स, इन सभी चीज़ों में गद्य का जो है यूज़ होता है। इट फोकसेस ऑन क्लियरिटी, एक्सप्रेशन एंड मीनिंग। ये मुख्य रूप से किस पर फोकस है, इस क्लियरिटी यानी स्पष्टता, एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी विचार को रखना, साथ ही मीनिंग, रेदर देन म्यूजिकल साउंड, बिना किसी म्यूजिकल साउंड के। जैसा कि पोइट्री को हम गाकर पढ़ सकते हैं, तो गद्य में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी होती है, मीनिंगफुल होते हैं। एंड द मेन क्वालिटीज़ ऑफ गुड जो मेन क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे प्रोज की, वह ये होता है कि वह सिंप्लिसिटी, बहुत ही ज़्यादा उसमें सरलता होती है। थ्रो प्रोज राइटर्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स, इमोशंस एंड आइडियाज़ इन अ रियलिस्टिक मैनर। तो प्रोज के जरिए ही एक राइटर जो होता है वह एक्सप्रेस करता है, दिखाता है अपने सोच विचारों को, इमोशंस, भावनाओं को, आइडियाज़ को बहुत ही वास्तविक तरीके से। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए हैं। तो इसके बाद जो लाइव क्लास आएगी, तो कल आएगी, तो उसको भी आप ज़रूर से अटेंड करिएगा। इस तरह से 3 क्लासेस में ही आपके कंप्लीट सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर किया गया है। तो इन तीनों को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से देख के जाइए और बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। 90+% क्वेश्चंस इन्हीं तीनों क्लासेस से आएंगे, ये गारंटी है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कल आएगी नेक्स्ट क्लास, और इसको और पिछली क्लास के जो भी हमने आपको नोट्स दिए हैं, अगर चाहिए नोट्स तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।